नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे 5 बजे की कुछ 5 बड़ी खबरें हैं, जिसमें पहली खबर मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। वहीं कोई तोप नहीं, अगर तोप थे तो ग्वालियर मुरैना का महापौर का चुनाव क्यों हारे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब कांग्रेस पार्टी को एकजुट होने की नसीहत दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा भी कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि अब मुझे सिंधिया की जरूरत नहीं है, सिंधिया कोई तोप नहीं है, अगर तोप होते तो ग्वालियर और मुरैना का महापौर का चुनाव क्यों हारते। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया है सिंधिया को लेकर, इससे पहले कांग्रेस सिंधिया की दम पर ही चंबल संभाग ग्वालियर संभाग में चुनाव जीती थी। अब वही कांग्रेस सिंधिया को कह रही है कि सिंधिया की वजह से मुरैना और ग्वालियर का चुनाव हार गए। देखिए, ये तो वही बात है कि यदि आपका व्यक्ति है तो उसकी 100 गलतियां माफ होती हैं, लेकिन जब वो आपका नहीं रहता तो उसकी छोटी छोटी गलतियां भी जो हैं आपको बड़ी लगती हैं और आप उससे रेखांकित करते हैं। बहरहाल ये टीकमगढ़ का मामला है। टीकमगढ़ के रेस्ट हाउस में जब पत्रकार कमलनाथ से रूबरू हुए और किसी पत्रकार ने उनसे ये पूछ लिया कि इस बार तो, चूंकि पिछली बार तो सिंधिया थे तो आपका चंबल मजबूत था, ग्वालियर मजबूत था, जो बाकी संभाग थे वो मजबूत थे, इस बार सिंधिया नहीं है आपके साथ में, तो क्या आपकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। तो उस पर कमलनाथ जो है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, बहुत ही तेज में उन्होंने कहा कि हमें किसी सिंधिया की आवश्यकता नहीं है और सिंधिया कोई तोप नहीं है। यदि सिंधिया कोई बड़े व्यक्ति होते, तोप होते, तो वो जिस ढंग से मुरैना में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, ग्वालियर में चुनाव प्रचार किया महापौर के लिए, और वहाँ पर दोनों ही प्रत्याशी हार गए, तो वो नहीं हारते। बहरहाल इसका दूसरा रुख भी है, क्योंकि जब ये विचार सामने आया, जब ये बयान सामने आया, तो भाजपा की तरफ से भी कई प्रवक्ताओं ने पलटवार किया और एक प्रवक्ता का तो ये भी कहना था कि यदि चुनाव हारना जो है वो तय करता है कि कोई व्यक्ति छोटा है या बड़ा है, तो कांग्रेस के तो 90% जो है लोग चुनाव हार गए हैं, तो क्या वो सब फुस्सी बम है। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। बहरहाल मसला ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप इस वक्त क्यों चल पड़े हैं अरुण जी। तो खास बात यह है कि चुनाव चूंकि नजदीक है और अब चूंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कमर कसकर मैदान में कूद पड़े हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। लेकिन सिंधिया पर ये आरोप और प्रत्यारोप करना ये बात तय करता है कि कहीं न कहीं अब जो है वो सिंधिया मध्य प्रदेश में जब यहाँ पर अपना रोल अदा करेंगे तो वो कांग्रेस के लिए कहीं ज़्यादा तकलीफदेह हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति से, कमलनाथ की रणनीति से या दिग्विजय सिंह की रणनीति से सिंधिया अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और कहाँ पर कैसे काम करना है वो उन्हें पता है। तो शायद हो सकता है कि सिंधिया ज़्यादा जो है वो परेशानी का कारण रहे कांग्रेस के लिए। यही कारण हो सकता है कि अगली बार अगर देखा जाए, जी ने बयान दिया है। लेकिन पंकज जी, देखा जाए अगली बार तो ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के पास वो कौन चेहरा होगा जो ग्वालियर चंबल संभाग में उन्हें जीत हासिल करवा सके। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब कोई एक अच्छा व्यक्ति आपकी पार्टी में रहता है और वो कहीं चला जाता है तो उसकी कमी को पूरा करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो इस कमी को कैसे पूरा करती है कांग्रेस, ये निश्चित रूप से समय दिखाएगा। लेकिन ये और अब चूंकि सिंधिया जो है वो भाजपा के खेमे में आ गए हैं, तो भाजपा का एक हाथ मजबूत हो गया और इस चुनाव में निश्चित रूप से उनका दखल देखने को मिलेगा। जो उनका अपना प्रभाव है सिंधिया जी का, और चूंकि अब इस वक्त जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, उसका भी प्रभाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और इतना भी तय है कि कमलनाथ जी जब साथ में सिंधिया जी थे, तब कमलनाथ जी चूंकि सीनियर थे, कमलनाथ जी का वर्चस्व कांग्रेस में ज़्यादा था। लेकिन आज अगर प्रदेश में देखा जाए, देश में देखा जाए, तो सिंधिया जी का वर्चस्व ज़्यादा दिखाई देता है। तो कहीं ये बात जो है हताश तो करती है कांग्रेस को, और इसी के मद्देनजर जो है इस तरह की बयानबाजी सामने आती है। क्या माना या पंकज जी कि चुनाव से पहले की ये खिस्साहट है, क्योंकि सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, कांग्रेस के पास कोई बड़ा दिग्गज नेता ग्वालियर चंबल संभाग में बचा ही नहीं, क्योंकि देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है, दोनों ही दिग्गज नेता हैं जो कि ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। बिल्कुल, इस मामले में तो बहुत क्लियर है कि भाजपा का जो पक्ष है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि सिंधिया जो है वो एक मजबूत पक्ष हुआ करते थे जब कांग्रेस में थे ग्वालियर और चंबल संभाग के। लेकिन आज वो चूंकि भाजपा के साथ में है तो भाजपा तो वहाँ मजबूत हो गई है।
और नरेंद्र सिंह तोमर जी का आपने लिया, दोनों बहुत मजबूत नाम है इस क्षेत्र के। तो कांग्रेस भाजपा का जो पलड़ा है वो तो भारी हो गया है इस बार, और कांग्रेस की शायद यही एक परेशानी का कारण भी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब इसकी जो कमी वो कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास में इतने स्टार चेहरे जो हैं वहां के लिए दिखाई नहीं देते। वो किस व्यक्ति को प्रेजेंट करेंगे, किसको प्रस्तुत करेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि वहां की जनता भी जो है वो जिस तरह की तासीर है चंबल की और ग्वालियर की जनता की, वो किसी नए व्यक्ति को स्वीकार भी नहीं करती। लंबे समय से ये जो चेहरे हैं नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया जी, ये वहाँ के घरानों के चेहरे हैं और ये वहाँ के लोगों में रचे बसे चेहरे हैं। तो ऐसा चेहरा कांग्रेस लेकर आ पाती है ये देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई विकल्प तलाशना होगा। लेकिन वो विकल्प सिंधिया को टक्कर दे पाएगा या नरेंद्र सिंह तोमर को टक्कर दे पाएगा, इसमें निश्चित रूप से सवाल उठता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो कि बीजेपी में पहुंच चुके हैं। इसके बाद कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ टिप्पणी की है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के मैच के लिए रायपुर पूरी तरह से तैयार है। 21 जनवरी को होने वाले इस महामुकाबले को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके लिए लोगों ने टिकट बुक करा लिए हैं। वहीं दोनों ही टीमों के खिलाड़ी रायपुर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही टीमों का अभ्यास मैच भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो रहा है। दोनों ही देशों की पार्टी छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए हैं, और जिसको लेकर टिकट धड़ल्ले से टिकटों की बिक्री हो रही है। लोगों में खुशी का माहौल है। इस पर हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी लाइव जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, जिस तरीके से देखा जाए छत्तीसगढ़ का जो माहौल है खुशनुमा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि क्रिकेट मैच हो रहा है, दोनों देशों की टीमें वहां डटी हुई हैं। इस मैच की शुरुआत होगी। बहरहाल उत्साह का आपने जिक्र किया तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा उत्साह है, एक बड़ा रोमांच इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका है जब छत्तीसगढ़ को एक मेजबानी का अवसर मिला है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मैच छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। भारत न्यूजीलैंड वनडे का ये दूसरा सीरीज जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, और शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम की जो चाक चौबंद व्यवस्था है ये तो हम लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन जो उत्साह है वो उत्साह भी इस वक्त देखते ही बन रहा है। क्योंकि देखिए, जब शुरुआत हुई टिकट वितरण की, टिकट बेचने की, तो हाथों हाथ इस मैच के टिकट बिक गए। तो इससे जाहिर सी बात है एक बड़ा उत्साह क्रिकेट प्रेमियों में। दूसरी ओर कल ये मैच होना है दोपहर 1:30 बजे के बाद मैच की शुरुआत होगी। वनडे मैच है, यानी कि डे नाइट ये मैच संचालित होगा। लेकिन जो हुजूम है वो हुजूम आज भी आप और हम देख पा रहे हैं। कई ऐसी तस्वीर है जब जो दर्शकगण हैं, जो क्रिकेट प्रेमीगण हैं, वे विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। अपने खिलाड़ियों से तो मिलने की एक ललक, एक लालायुक्ता तो उनके मन में है ही, लेकिन अपने पसंदीदा खिलाड़ी को मैच में आंख से ही देखना, यानी कि सामने ही उन्हें देखना खेलते हुए, ये एक बड़ा रोमांचक सफर होगा। और उस सफर का इंतजार इस वक्त राजधानी रायपुर की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता जरूर देख पा रही है। वो उत्साह पूरे प्रदेश की जनता में जरूर हमें भी दिख रहा है, क्योंकि कई ऐसी तस्वीर हमने देखी है। चाहे हम जिक्र भी कर ले, जब तमाम खिलाड़ी छत्तीसगढ़ पहुंचे, राजधानी रायपुर पहुंचे, तो एक और राज्य सरकार की ओर से राजकीय गमछा के माध्यम से उनका स्वागत किया गया, लेकिन दूसरी ओर उस क्षेत्र में यानी कि एयरपोर्ट में ही बड़ी संख्या में जो चाहने वाले हैं क्रिकेटर्स के, वो वहां पे पहुंचे हुए थे। तो जाहिर सी बात है एक उत्साह मैच को लेकर के। और इस मैच का भी हम जिक्र कर ले तो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच जो कि पहला सीरीज हुआ था वो इस वक्त भारत ने जीत लिया है, लेकिन ये दूसरा जो सीरीज है, दूसरा डे का ये मैच है, ये काफी अहम हो जाता है दोनों ही टीम के लिए, क्योंकि यदि भारत जीतती है तो ये सीरीज पूर्ण रूप से भारत के नाम हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर यदि न्यूजीलैंड जीतता है तो जाहिर सी बात है एक बराबरी का मौका मिलेगा। बहरहाल खासतौर पर इसमें देखा जाए तो दोनों ही टीम अपनी अपनी ओर से पूर्ण तैयारी पर इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि हम देखें दोनों ही टीम प्रैक्टिस मैच कर चुकी है। आज दोनों ही टीमों ने अपनी अपनी ओर से तैयारियों को परखा है, और इन तमाम खिलाड़ियों में भी एक उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है। उनका भी साफ तौर पर कहना है, कुछ देर पहले न्यूजीलैंड की टीम ने मीडिया से चर्चा की
और वो अपनी जीत को लेकर के काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर भारत की भी टीम अब से कुछ ही क्षण पश्चात जब मीडिया से चर्चा करेगी, जाहिर सी बात है उनके भी मन में इस मैच को लेकर के काफी रोमांच है। इस पिच का भी हम जिक्र कर लेते हैं क्योंकि रायपुर में पहली बार ये अंतरराष्ट्रीय मैच हो रहा है, लेकिन इस मैदान का जो एक्सपीरियंस है, जो कि कैप्टन है रोहित शर्मा और इनकी टीम को नहीं है, लेकिन इस टीम के कुछ सदस्य हैं, चाहे हम मोहम्मद शमी की बात करें या फिर हम विराट कोहली की बात करें, तो कहीं ना कहीं इन्हें आईपीएल के दौरान इस पिच में, इस मैदान में खेलने का मौका मिला है। तो जाहिर सी बात है उनमें एक एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन पूरी एक टीम के पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो इस वक्त नहीं है। लेकिन कोशिश यही है पूरी टीम की कि भारत को इस बार किसी भी प्रकार से भी नाराज ना करे, भारत के क्रिकेट प्रेमियों को भी नाराज ना करे। ये जिस पूरा तरीके से सीरीज आपने अपने जो नाम पूरी करता है। जानकारी दी है, कहीं ना कहीं दर्शकों के लिए भी सही है, क्योंकि मैच हो रहा है, मैच को देखते हुए लोग काफी उत्साहित भी होते हैं। तो आपको बता दें, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होने वाला है, जब भारत और न्यूजीलैंड की टीम मैच खेलेगी, जिसको लेकर रायपुर पूरी तरीके से तैयार है। आकांक्षा, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगली खबर की ओर अब आपको लिए चलते हैं, और ये अगली खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान से खबर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका भीलवाड़ा जिले के मालाशेरी में 28 जनवरी को दौरा प्रस्तावित है। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती पर पीएम मोदी के आने का कार्यक्रम बनाया गया है। हालांकि पीएम के इस दौरे को राजनीतिक से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में कई सीटें गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र की हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी जिन आक्रोश यात्रा और सभाएं कर सत्ता में वापसी करने के लिए माहौल बनाने में जुटी हुई है। आपको बता दें, राजस्थान से एक खबर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक दृष्टि से इस दौरे को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, जिसकी वजह से गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती पर पीएम को संदेश भेजा गया है, जिसमें पीएम शिरकत कर सकते हैं। हालांकि पीएम के इस दौरे को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में कई सीटें गुर्जर बाहुल्य में हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी जन आक्रोश यात्रा और सभाएं कर सत्ता में वापसी करने के लिए माहौल बनाने में जुट गई है, क्योंकि राजस्थान में देखा जाए तो हर 5 साल में एक बार सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अभी फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो जनता है वो सत्ता बदलती रहती है। इसको लेकर बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि आगामी जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी है। 2024 के लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार हो गई है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश में दौरे पर दौरे कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजस्थान स्टेट हेड पूजा जोशी जुड़ चुकी है। पूजा, जिस तरीके से देखा जाए, पीएम नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसे राजनीति से जोड़ा जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि 28 को जो है पीएम नरेंद्र मोदी का भीलवाड़ा के आसंद में देवनारायण भगवान की जो जयंती है उसमें एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। उसमें पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और बताया जा रहा है कि जो आसंद में भीलवाड़ा के आसंद में जो ये दौरा है नरेंद्र मोदी का, वो राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि जब से ये खबर सामने आई है कि नरेंद्र मोदी जो है राजस्थान के भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे, तब से राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान में भूचाल सा आने लगा है, राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो इसमें जुट गए हैं, तैयारियों में जुट गए हैं। नरेंद्र मोदी के आगामी यानी कि उनके दौरे को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं और भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि एक तरीके से यूं कहा जाए कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम में मोदी जी जो है शिरकत कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण पत्र भेजा गया था यहाँ से, इनके संतों के द्वारा। जो देवनारायण भगवान है उनके संतों से जो जुड़े हुए थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया था और नरेंद्र मोदी ने काफी इस निमंत्रण को स्वीकारा और आने का प्रस्तावित दौरा रखा। हालांकि जो है आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि नहीं की गई है कि उनका ये दौरा फिक्स हो गया है, लेकिन फिर भी भाजपा जो है वो पूरी तैयारियों में जुट गई है। एक तरीके से राजस्थान में ये जो है सियासी, आप भी जानते हैं राजस्थान में राजनीति गर्म हो गई है। राजनीतिक पर आए दिन नेताओं के जो है बयानबाजी चल रहे हैं और इसी को लेकर नरेंद्र मोदी की आने की खबर से भी राजनेता जो है सतर्क हो गए हैं, क्योंकि
क्योंकि ये जो भगवान देव नारायण है वो गुर्जर समाज के आराध्य देव है। हालांकि आम लोगों के लिए भी एक श्रद्धा का भगवान से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर गुर्जर समाज की हम बात करें तो गुर्जर समाज में नेताओं को बहुत गुर्जर समाज में भगवान देवनारायण को काफी माना जाता है और इसी को लेकर धार्मिक है लेकिन फिर भी राजनीतिक तरीके से जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है और आने की तैयारियां बीजेपी पूरी तरीके से कर चुकी है। और आपको मैं ये और बता दूं कि देखिए पिछले अगर आगामी विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो गुर्जर समाज के पिछले विधानसभा में अच्छे खासे वोट सचिन पायलट को मिले थे और इसी को लेकर जो है बीजेपी भी तैयारी करने लगी है। आगामी विधानसभा चुनाव की जो है तैयारियों में जुट गई है। जन आक्रोश रैली ले लीजिए, सभाएं ले लीजिए, इनके जरिए बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा अभी निकली थी राहुल गांधी की, उसमें राहुल गांधी ने लोगों से जुड़ करके एक अच्छा फीडबैक दिया था, प्रदर्शन किया था, सभी से जुड़े वो और सभी को काफी अच्छा भी लगा कि एक कांग्रेस के इतने बड़े नेता है वो यहाँ आकर जुड़े। तो इसी को लेकर अब नरेंद्र मोदी का भी राजस्थान में दौरा है तो काफी खुश जो है लोग नजर आने लगे हैं और बीजेपी के नेताओं में उत्साह है, वो तैयारियों में प्रॉपर तरीके से जुट गए हैं, वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, सभा भी बैठा रहे हैं। और ये भी बात सूत्रों के माध्यम से ये भी बात सामने आ रही है कि यहाँ पर वो जो पीएम मोदी आएंगे वो एक सभा भी आयोजित करेंगे, एक जनसभा भी होने जा रही है। अब इस जनसभा के जरिए जो बीजेपी है वो गुर्जर समाज के वोट बैंक बनाने की तैयारियों में जुट गई है। क्योंकि पिछली बार आपने भी देखा था और हमने भी देखा था कि गुर्जर समाज के जो वोट थे वो सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिले थे, लेकिन इस बार जो बीजेपी है वो चाहती है कि गुर्जर समाज के वोट भी हमें मिले। और इस दौरे में जो है पीएम मोदी अगर राजस्थान के भीलवाड़ा के ये जो आसंद में कार्यक्रम जो आयोजित होगा इसमें आते हैं तो बीजेपी को एक प्लस पॉइंट मिलता है, वो आगामी चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और गुर्जरों का जो वोट है वो वोट बैंक बना सकती है। तमाम जानकारी के लिए पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में प्रस्तावित दौरा है। इस दौरे को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से है जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा अपने सरगर्मियों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव के दर्शन किए हैं, जिसके बाद दोनों नेताओं ने एक साथ चाय का आनंद लिया है। दरअसल बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के गाजीपुर से कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा प्रवास कार्यक्रम का मकसद साल 2024 के आम चुनाव से पहले संसदीय क्षेत्रों में पार्टी की जीत की संभावना को मजबूती देना है, क्योंकि इससे पहले भाजपा ने 160 सीट की पहचान की थी, जिनमें से अधिकांश पर 2019 के चुनाव में वो हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संगठन के कौशल को जन जन तक पहुंचाने वाले लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने द्वितीय कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ की पावन धरा और मां गंगा के आशीर्वाद से सिंचित संतों, ऋषियों, सैनिकों की इस पावन धरा गाजीपुर में आए हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, गाजीपुर की पहचान महाराज गादी से रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टेट हेड उत्तर प्रदेश रविंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से देखा जाए आगामी चुनाव भी है, यूपी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो दौरा है, एक साथ योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा जी ने चाय का आनंद लिया है। क्या ये चाय के बहाने आगामी चुनाव का मंत्र दिया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, भाजपा अध्यक्ष के रूप में 2024 तक विस्तार मिलने के बाद जेपी नड्डा का ये पहला दौरा है उत्तर प्रदेश, जिसमें इन्होंने आज गाजीपुर में जनसभा भी की और ये दौरे अब इनके लगातार जारी रहेंगे और माह जून से प्रधानमंत्री भी अपने दौरों की शुरुआत कर सकते हैं।
उनका कहना है कि जितनी लोकसभा सीटें हैं सब में उपस्थिति दर्ज कराई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। देखा जाए रविंद्र जी, जिस तरीके से 160 सीटों की बात हो रही थी जिसकी पहचान बीजेपी ने की थी, उसमें से कई सारी सीटें जो बीजेपी हार गई थी, क्या वहां विशेष तरीके से जोर दिया जा रहा है? देखिए, शुरुआत अभी वहीं से की है। जो जेपी नड्डा जी को जिम्मेदारी दी गई है वो उन्हीं सीटों की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें 2019 में कमजोर पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी। तो शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं से इनको करनी है और कोशिश कर रही है कि 2024 के चुनाव में उन सीटों पे बढ़त बनाई जाए जिनपे पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है उनकी भी तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है और आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें होती हैं लोकसभा की, यही सीटें तय करती हैं कि भारत देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है। जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो देश के प्रधानमंत्री को बनाती है, कहीं ना कहीं सपा भी पहले से ज्यादा एक्टिव हुई है, बसपा भी एक्टिव है, वहां पर कांग्रेस भी एक्टिव है, तो ऐसे में बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं चुनौती तो है। बिल्कुल बिल्कुल चुनौती है, क्योंकि अखिलेश यादव हुंकार भरी चुके हैं। उन्होंने खुद कहा है कि जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उसमें मैं खुद जाके उन सीटों पे दौरे करूंगा, जनसभा करूंगा और उन्होंने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले लिया है। हालांकि अभी कुछ समय से उनके साथ शिवपाल यादव जी भी जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी कड़ी टक्कर देगी भारतीय जनता पार्टी को और ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझ भी रही है। इसलिए कहीं भी कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए अभी जेपी नड्डा जी, चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जितने भी इनके कोर कमेटी के सदस्य हैं, सभी को जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि जो भी सीटें हैं लोकसभा की उनमें स्वयं जाके वहां की समस्याओं को समझें और जो वहां पर हार का सामना करना पड़ा था 2019 में, हार की वजह जानते हुए उन चीजों को सुधारने का कैसे प्रयास किया जाए, इन सब चीजों को लेके दौरे जेपी नड्डा जी और चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, दौरे शुरुआत करेंगे। दौरों तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चाय पर आनंद लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कई जगह दौरा किया है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी में बीजेपी पूरी तरीके से लगी हुई है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा में फैमिली आईडी आधार कार्ड को लेकर गरीब लोगों को कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ रहा है। लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, जहां सरकार द्वारा बनाई गई फैमिली आईडी कार्ड की इनकम 1,80,000 सरकार के आदेश के अनुसार तय की गई है। लेकिन ऐसी बहुत सी आईडी हैं जिनमें इनकम 5 लाख रुपए तक दिखाई गई है, जिसकी वजह से गरीबों की आईडी निरस्त कर दी गई है। ये वजह है कि गरीबों को राशन मिलना बंद हो गया है। सर्वे के अनुसार 23 लाख गरीब परिवारों को सरकार की लापरवाही की वजह से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। आधार कार्ड बने, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? बस से करे राशन कोई नहीं मिलता। तो आपको राशन मिलता है उस पे? ना कुछ नहीं मिलता। पेंशन आती है आपकी? हाँ पेंशन आती है मेरी। तो राशन कार्ड से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा उसमें? नहीं मिल रहा। राशन कार्ड ही बना सब्जी मंडी का होता है, कुछ नहीं मिलता। फिर परिवार कार्ड होता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। मैं साल हो गए, मैं बीमार भी हूँ, अम्बाले तक लेके गए, दवाई चलती थी। परिवार कार्ड बने हैं। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? बस करे राशन कोई नहीं मिलता। तो आपको राशन मिलता है उस पे? ना कुछ नहीं मिलता। पेंशन आती है आपकी? हाँ पेंशन आती है मेरी। तो राशन कार्ड से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा उसमें? नहीं मिल रहा। राशन कार्ड ही बना सब्जी मंडी का होता है, कुछ नहीं मिलता। फिर परिवार कार्ड होता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। मैं साल हो गए, मैं बीमार भी हूँ, अम्बाले तक लेके गए, दवाई चलती थी। परिवार कार्ड बने हैं। क्या दिक्कत? इस खबर पर हमारे साथ हरियाणा के स्टेट हेड राजकुमार सैनी जी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है, किसकी ये लापरवाही है? क्योंकि 23 लाख गरीब परिवारों को सरकार की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा है। उनको राशन नहीं मिल पा रहा है, वो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहे हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो मैं सभी का, अपने साधना न्यूज के सभी दर्शकों का और साधना परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सबसे बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि जो आज जो फैमिली आईडी कार्ड है, जिसकी वजह से जो हरियाणा सरकार है, जो फैमिली जो कार्ड बनाए गए थे हरियाणा सरकार की तरफ से, वो फैमिली कार्ड सभी के सभी सरकार द्वारा काट दिए गए हैं। क्योंकि काटने का रीजन क्या था कि उसके अंदर जो उसकी
जो फैमिली जो कार्ड था उसकी जो इनकम दिखाई गई थी उस पर 1,80,000 रुपए सरकार के आदेश के अनुसार था। लेकिन लोगों कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जितने भी जो फैमिली आईडी आधार कार्ड थे उसके ऊपर जितनी भी इनकम थी वो जनता के अनुसार जो सीएससी सेंटर वाले थे उन्होंने उसके ऊपर जो 1,80,000 के बजाय वो किसी पे 2 लाख, किसी पे 3 लाख और किसी पर 5 लाख रुपए तक ये रकम कर दी गई, जिसकी वजह से लोग जो है बीपीएल जिसमें जो रकम जिसकी वजह से 5 लाख की गई उनके आधार को देखते हुए जो गरीब लोग थे जो कि दाने खाने के लिए मोहताज हो रहे थे, गरीब लोग थे जिन्हें सरकार राशन समय पर देती थी, उनकी वजह से वो भी जो फैमिली आईडी का आधार कार्ड थे वो भी कट गए, जिसकी वजह से जो गरीब लोग थे उनका भी नुकसान हो गया, वो भी बेचारे इस श्रेणी में आ गए। कहीं ना कहीं देखा जाए अरुण, इसमें सरकार हरियाणा सरकार की अगर हम गलती की बात करें तो इसमें हरियाणा सरकार की गलती ना मानते हुए इसमें हरियाणा सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी सरासर इसमें गलती लगती है, क्योंकि इन्होंने सर्वे नहीं किया, जांच नहीं की, लोगों के पास जाके बिल्कुल भी जानकारी प्राप्त नहीं करी, जो मन में आया जैसे आया, चाहे वो मैं ये नहीं कहता कि शायद उन्होंने किस तरीके से उसको उसके ऊपर फैमिली आईडियो पर रकम चढ़ा दी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हरियाणा सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनकी वजह से आज गरीब लोग जो हैं खाने को मोहताज हो चुके हैं। क्योंकि कुछ बहुत से ऐसे हरियाणा में अगर हम गरीबों की बात करें तो 3,32,00,000 जो परिवार है इस समय गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो बेचारे वो जो गरीब लोग हैं जिनके घर में 2 वक्त का राशन जाता था बीपीएल कार्ड के माध्यम से, आज वो भी हरियाणा के सभी डिप्टी डीसी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, और अगर देखा जाए तो सभी अधिकारियों के पास सीएससी सेंटर में जाकर लगातार लाइनें लगाकर अपनी सिर्फ एक ही मांग हरियाणा सरकार के आगे रख रहे हैं कि आखिर हम गरीबों का क्या कसूर था जिसकी वजह से हमारा ये राशन आना बंद हो गया और फैमिली आईडी जो है वो भी काट दिया गया। इसमें अगर हम बात करें गरीब लोगों के पेंशन की तो कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कि पेंशन से ही उनका गुजारा चलता था, उनकी दवाइयां चलती थी, आज वो भी बिल्कुल बंद कर दिया गया सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ा यही दुख है कि हरियाणा सरकार को बिल्कुल गंभीरता से इस चीज के ऊपर अमल करना चाहिए, देखना चाहिए, और जितने जो गरीब परिवार हैं जिनकी जरूरत है सर्वे के अनुसार सर्वे करें, सर्वे के अनुसार उन गरीब लोगों का राशन कार्ड बनाए, बीपीएल कार्ड बनाकर संपूर्ण रूप से सरकार की सुविधाओं का पूर्ण रूप से उनको सहयोग दे। जी तो राजकुमार जी, जिस तरीके से सीएससी केंद्र को लापरवाही देखने को मिली है, क्या उन सीएससी केंद्र वालों पर कार्रवाई की गई है? जी मैं बताना चाहूंगा अरुण, सीएससी सेंटर सरकार ने हर जिले में 10 सीएससी सेंटर को अलाउड किया था कि आप लोग जितने भी हैं सीएससी सेंटर, आप लोग अपने सर्वे के अनुसार सभी के फैमिली आईडी का आधार कार्ड को बनाएं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सीएससी सेंटर के जो मन में आया उन्होंने वो कार्य किया, जिसके मन में जितनी इनकम लिखवाई उन्होंने वो लिख दिया। इसमें उन्होंने बिल्कुल भी सर्वे नहीं किया। यदि अरुण सर्वे किया होता तो शायद आज कोई भी गरीब परिवार का जो फैमिली आईडी कार्ड है वो ना कटता, गरीब आदमी को राशन मिलता, क्योंकि हरियाणा के हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही सपना था कि सबका साथ सबका विकास के अनुसार सभी गरीब परिवार वालों को योजनाओं के माध्यम से सभी को राशन प्रोवाइड कराया, गरीब लोगों को सुविधाएं दी। ये तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, समय कम है, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, हरियाणा में सरकार की खामियों की वजह से 23 लाख गरीब परिवारों को सरकार की खामियों का भुगतान करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से वो गरीब परिवार परेशान है। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।